Hello students, welcome your YouTube channel Biotechnics. Today we are discuss about the next part of digestive system. पिछले सेकंड पार्ट तक हमने डिस्कस किया था कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने पार्ट्स देखे थे और स्टमक तक हमने देखा था कि उस स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है. लीवर के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से बाइल जूस सीक्रेट होता है, उसके अंदर पिगमेंट होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, पीएच कितनी होती है, ये सब हमने देख लिया था. उसके बाद में हम देखते हैं हमारी पैनक्रियाज. जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो स्टमक के बाद में हमारी आती है इंटेस्टाइन, और वो भी कौन सी इंटेस्टाइन आती है? सबसे पहले हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ से ये अंदर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पर मैंने बताया था कि एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि जो फूड होता है उसको वापस स्टमक में जाने से रोकता है. यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि जो फूड होता है स्टमक का उसको वापस जाने के लिए, जो इसोफेगस होता है उसमें जाने से रोकता है. इसीलिए जब हमें वोमिटिंग होती है तो हमें सिर भारी लगने लग जाता है और जी घबराने लग जाता है, क्योंकि स्फिंक्टर होता है वो हमेशा इस साइड में ओपन होता है, स्टमक के अंदर फूड को डालता है, ना कि अपोजिट साइड में फूड को जाने देता है. अब हम देखेंगे द नेक्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस प्रकार से डाइजेशन होता है, और यहाँ पर हमने जो पढ़ा था कि जब बोलस के अंदर HCl जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं उसका सीक्रेशन मिक्स हो जाता है तो उसे बोला जाता है काइम. ये जो काइम होता है ये आगे जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जाता है. जब काइम यहाँ से रिलीज होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो इसकी पीएच समथिंग होती है 2 to 2.5. स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा डुओडेनम, फिर आता है जेजुनम, और फिर हमारा आता है एलियम. डिओडेनम जो पार्ट होता है वो स्टार्टिंग होती है और ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. एलियम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. डिओडेनम पार्ट जो होता है उसमें 4 सेल प्रेजेंट होती हैं जिसके द्वारा एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं. जो डुओडेनम है उसके अंदर 4 सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें पहली आती है हमारी ब्रूनर सेल, ब्रूनर ग्लैंड या ब्रूनर सेल. उसके बाद में आती है हमारी पेनेट सेल. नेक्स्ट इज एस सेल एंड आई सेल. ब्रूनर सेल जो होती है उनके द्वारा बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होता है. ये सीक्रेट करती हैं बाइकार्बोनेट आयन, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो जो पीएच होती है उसको मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि इतनी पीएच के ऊपर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं हो सकता. मीन्स से इसकी पीएच जो HCl के कारण बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको पीएच को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन किया जाता है. उसके बाद में आती है पेनेट सेल. तो पेनेट सेल जो होती है उनके द्वारा इसके द्वारा बाइकार्बोनेट आयन का सीक्रेशन होता है, और जो एस सेल और आई सेल है उसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे. पेनेट सेल होती है वो इम्यून फॉर्मेशन, इम्यून सिस्टम जो होती है हमारा उसको मेंटेन करने का काम करती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को संभालती है. एस सेल और आई सेल
के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो जेजुनम होता है उसके द्वारा भी इम्यून सिस्टम, और इलियम जो होती है उसके द्वारा भी इम्यून सिस्टम, यानी कि ये जो इलियम होता है उसके अंदर फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ते हैं एस सेल और आई सेल। एस सेल और आई सेल होती है, उनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि CSIR जो है वो एंजाइम्स और सेल के द्वारा, कौन सी सेल के द्वारा कौन सा सीक्रेशन किया जाता है, इनके बारे में अधिकतर क्वेश्चन पुटअप करता है। तो हमने पढ़ा अभी कि स्टमक से जो काइम रिलीज होता है उसकी pH होती है 2 to 2.5। काइम की एक तो एसिडिक होता है और दूसरा इसमें फेट प्रेजेंट होता है। ये जो एसिड होता है वो हमारी जो एस सेल होती है उसको एक्टिव करता है, और फेट जो होता है वो आई सेल को एक्टिव करता है। स्टिमुलेशन लेके आता है एसिड एस सेल और ये आई सेल। एस सेल होता है वो सीक्रेटिन का सीक्रेशन करते हैं और इसके द्वारा CCK का सीक्रेशन किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक काइनेज। सीक्रेटिन होती है वो आगे हमने पढ़ा था कि जो पेनक्रियाज होती है उसके जो पेनक्रिएटिक जूस होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। तो ये जाता है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होती है? ये हमारी ग्लैंड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 3 ग्लैंड हमने पढ़ी थी। पहले हमने सैलिवरी ग्लैंड पढ़ी थी, उसके बाद में लीवर और पेनक्रियाज, उसको एक्टिव करता है। और इसके एक्टिवेशन से क्या होता है, जो पेनक्रिएटिक जूस होता है वो सीक्रेट होता है। CCK जो होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर जो होता है लीवर के अंदर, जहाँ पे लीवर का जो भी सीक्रेशन होता है वो स्टोर होता है, ये गॉल ब्लैडर का जो सीक्रेशन होता है उसको एक्टिव करता है, उसके सीक्रेशन को मोटिवेट करता है। गॉल ब्लैडर के अंदर हमने पढ़ा था कि लीवर के द्वारा जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा आपकी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का सीक्रेशन किया जाता है। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन क्या फंक्शन करते हैं, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और यूरिन होता है उसको कलर देते हैं। हीमोग्लोबिन का जो डाइजेशन होता है, हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि लीवर के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पेनक्रियाज जो होता है उसके अंदर एसिनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एसिनी सेल्स जो होते हैं वो क्या सीक्रेशन करते हैं, पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन करते हैं। और ये पेनक्रिएटिक जूस होता है ये 500 से 1000 ml पर डे होता है इसका सीक्रेशन। इसकी pH जो होती है समथिंग न्यूट्रल होती है, एट के समथिंग। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा स्टिमुलेशन होता है सीक्रेटिन के द्वारा पेनक्रियाज में कैसे होता है। ये हमारा पेनक्रियाज, यहाँ पर जो सीक्रेटिन है वो जैसे ही सीक्रेट होता है ये हमारा जाता है पेनक्रियाज के पास में। ये ल्यूमन साइट होती है और ये प्लाज्मा साइट होती है। सीक्रेटिन होता है वो ल्यूमन साइट को के अंदर जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको एक्टिव करता है।
जिससे क्या होगा, जो पैनक्रियाज होता है उसके अंदर H2O प्लस CO2, ये H प्लस बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करता रहता है। ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पर क्या होता है कि जो Cl है, Cl माइनस, वो अंदर आता है और ये जो बाइकार्बोनेट है ये बाहर जाता है। ये जो Cl है इसकी अमाउंट पहले से ही सेल के अंदर कम थी और ये जो बाइकार्बोनेट है इसकी अमाउंट भी इसके अंदर कम होती है, तो सेकेंडरी, इसके कारण ही इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। यहाँ पर सेकेंड जो हमारा ट्रैक है, चैनल है, वो एक्टिव होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो Cl माइनस आयन है वो हमारा बाहर जाता है। साथ ही में यहाँ पर ल्यूमन साइड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा ना हो इसके लिए ये होता है, और इस हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए भी यहाँ पर चैनल काम करता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन आयन है वो बाहर जाते हैं और सोडियम जो होते हैं वो अंदर आते हैं। अब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा ना हो इसलिए सोडियम आयन बाहर जाते हैं, तो पोटेशियम आयन जो है वो हमारा अंदर आता है। तो इस प्रकार से जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो भी यहाँ काम करता है, सोडियम एक्टिव पंप है वो भी यहाँ काम करता है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट पंप है वो भी यहाँ काम करता है। तो ये हो गया हमारा जो पैनक्रियाज है उसके अंदर किस प्रकार से जो हमारा डाइजेशन होता है, किस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो काम में होता है। अब जब हम पैनक्रियाज से जो भी सीक्रेट हुए हैं, जो भी एंजाइम सीक्रेट हुए हैं, जो पैनक्रियाटिक सेल्स जो होती हैं, पैनक्रियाज जो होता है उसके द्वारा बहुत सारे एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। जो हमारे पार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है डिओडेनम, उसके अंदर सीक्रेट किए जाते हैं। लीवर में जो भी बाइल जूस और बाइल पिगमेंट सीक्रेट होते हैं वो भी डिओडेनम आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसमें आते हैं, और जो पैनक्रियाज है उसका भी डिओडेनम आता है, क्योंकि डिओडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें अधिकतर डाइजेशन की जो अधिकतम यानी कि कंप्लीट डाइजेशन बोल सकते हो, वो प्रोसेस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट होती है। तो जब डिओडेनम वाले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे डिओडेनम बोला जाता है। इस डिओडेनम वाले पार्ट के अंदर जो भी हमारी कार्बोहाइड्रेट, कार्ब का डाइजेशन, प्रोटीन का हमने पढ़ा था, प्रोटीन का डाइजेशन, और हमारा फैट का डाइजेशन, इन सब का डाइजेशन जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि अलग अलग पार्ट के अंदर, हम अभी देखेंगे कि अलग अलग पार्ट के अंदर किस प्रकार से डाइजेशन होता है। तो कार्ब के डाइजेशन के लिए यहाँ पर जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में हमारे कार्ब के अंदर आते हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। जो माल्टोज होता है उसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं, यहाँ पर तीनों एंजाइम याद रखना, यहाँ पर माल्टेज एंजाइम, यहाँ पर लैक्टेज एंजाइम और हमारा सुक्रेज एंजाइम वर्क करता है। इसको तोड़ता है ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसको तोड़ता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, और इसको तोड़ता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्ब होता है उसका डाइजेशन होता है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो ग्लूकोज होती है, और ये ग्लूकोज जो अब्जॉर्प्शन जब इस इंटेस्टाइन के अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब अब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स तक चली जाती है और वहाँ पर इसका डाइजेशन होता है और हमें एटीपी मिलती है। अब हम पढ़ते हैं जो प्रोटीन होती है उसके लिए किस प्रकार का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो अधिकतर हमारे डिओडेनम वाले पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो
पेनक्रियाज होते हैं जिसके द्वारा सीक्रेट जो एंजाइम होते हैं वो डिओडेनम वाले पार्ट के अंदर आते हैं और उसको प्रोटीन का पाचन करने के लिए उसमें एंजाइम होते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टिन और कार्बोक्सीहाइड्रेट। ये जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन वगैरह होते हैं ये सारे की सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब पेनक्रियाज द्वारा जो भी एंजाइम होते हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं तो उसके द्वारा इनका एक्टिवेशन होता है। सॉरी, कार्बोक्सीकाइनेज। ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, इनका पेनक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा एक्टिवेशन होता है। अब ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो जो आउटर पार्ट होता है उसके अंदर ये जो प्रोटीन को कट करते हैं वो आउटर पार्ट द्वारा करते हैं। तो एमिनो एसिड जो होते हैं उनका डाई पेप्टाइड और ट्राई पेप्टाइड के अंदर टूटते हैं, क्योंकि बाहर से ये एक्सटर्नल कट करते हैं जिसके द्वारा जो एमिनो एसिड होते हैं वो डाई पेप्टाइड और ट्राई पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो होता है वो एरोमेटिक जो एमिनो एसिड होते हैं उनके ऊपर फंक्शन करता है। ये एलिफेटिक के अंदर के ऊपर फंक्शन करता है और लास्ट में जो होता है ये हमारे टर्मिनल पार्ट से एमिनो एसिड को कट करता है, जिससे हमें फाइनली एमिनो एसिड जो होते हैं यानी कि मोनो एमिनो एसिड होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि डिओडेनम वाले पार्ट के अंदर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका भी डाइजेशन होता है, यानी कि डीएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका डाइजेशन भी होता है। जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए, इनका डाइजेशन कैसे होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम फंक्शन करता है और इसको न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। और इसके ऊपर फिर से जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो फंक्शन करता है और इसको न्यूक्लियोसाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो हमने पढ़ा कि कार्ब का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उनका डाइजेशन कैसे होता है। फैटी एसिड जो होता है उसका डाइजेशन कैसे होता है, तो फैटी एसिड जो होते हैं उनके लिए एंजाइम वर्क करते हैं और यहाँ पर जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड के उन्हें स्मॉल फैटी एसिड यानी कि मोनोएसाइल ग्लिसराइड F1 फैटी एसिड 1, 2 एंड 3, यहाँ पर क्या होता है कि जो फैटी एसिड होता है इसका 2 का डाइजेशन नहीं होता है, 1 और 3 का होता है, और मोनोएसाइल जो ग्लिसराइड होता है उसके अंदर कन्वर्ट होता है। तो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों पार्ट के अंदर डाइजेशन अधिकतर कंप्लीट हो जाता है, मीन्स कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ अब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर अधिकतर अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो हम देखते हैं किस प्रकार से होता है। जेजुनम वाला जो लास्ट पार्ट होता है उसके अंदर जो हमारा फैटी एसिड होता है उसका डाइजेशन होता है। तो डिओडेनम वाले पार्ट के अंदर, जेजुनम वाले पार्ट के अंदर जो हमारा इलियम वाला पार्ट होता है उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम होता कैसे है कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो यहाँ पर अधिकतर कंप्लीट हो जाता है।
इसमें हम देख लेते हैं अब्जॉर्प्शन भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रोटीन जो होती है उसका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हम देखेंगे डाइजेशन अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन। प्रोटीन का जो अधिकतर डाइजेशन होता है वो यहाँ हो जाता है और डाइजेशन होता रहता है, तो अब्जॉर्प्शन यहाँ कुछ कम होता है। यहाँ पर डाइजेशन कम होता है और अब्जॉर्प्शन, क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों वाले पार्ट के अंदर इसका अब्जॉर्प्शन अधिकतम होता है। उसके हम बाद में देखते हैं हम कार्ब। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो चलता रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका डाइजेशन कम होता है। अब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर भी अधिकतर डाइजेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से अब्जॉर्प्शन यहाँ पर कुछ ज़्यादा डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन, और लास्ट के अंदर डाइजेशन होता है और अब्जॉर्प्शन होता है। फैटी एसिड के अंदर भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर डाइजेशन उसका चलता रहता है तो अब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर उसका डाइजेशन चलता रहता है तो अब्जॉर्प्शन कुछ होता है, और यहाँ पर उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है तो अब्जॉर्प्शन भी। न्यूक्लिक एसिड का अब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन भी यहाँ पर होता है और अब्जॉर्प्शन भी। इनके अंदर बिल्कुल ही कम डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं वह यहाँ पर जाकर के सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अधिकतर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नेट के अंदर ये जो एंजाइम होते हैं यहाँ से, और कौन सी सेल द्वारा कौन सा एंजाइम सीक्रेट किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना के बराबर डाइजेशन होता है, क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो हमने पढ़ा था कि विटामिन का अब्जॉर्प्शन होता है वो हमारी लीवर के अंदर, जो लिपिड सोल्यूबल होती है वो लीवर के अंदर कंप्लीट होता है, और जो वाटर सोल्यूबल बच जाती है हमारी कौन सी, बी और सी, विटामिन बी और सी, उनका अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। साथ में ही हमारा जो यहाँ पर लुब्रिकेशन के लिए जो यूज में हुआ था वाटर, उसका अब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और बाद में हमारे रेक्टम और एनएस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके पार्ट, और इसके अंदर अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन किस प्रकार से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी हमने अलग अलग पार्ट देखे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं जेजुनम, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, और उसके होते हैं कोलम, सेक्टम और रेक्टम, कोलम, सिक्कम और रेक्टम। इस प्रकार से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो CSIR नेट होता है उसके अंदर आता है एक BMR प्रोसेस, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। उसके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।